प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके बाद कार्यक्रम का विश्लेषण कुंडली का। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा जो किसी खास लग्न पे काम करेगा। अगर किसी जातक की कुंडली कन्या लग्न की है तो कन्या लग्न में कुछ प्रमुख सिद्धांतों का विशेषतया ध्यान रखना होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि आपकी कुंडली कन्या लग्न की नहीं हो, पर फिर भी हमारे घर में किसी का कन्या लग्न बन जाता है। हमारे रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति जो है वो रिश्तेदार में कन्या लग्न का कुंडली लेकर के पैदा हो जाता है, तो उस कुंडली में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा अगर वो कन्या लग्न का है। बिल्कुल मुद्दे की बात करता हूं। इसमें ना बहुत सारे जो है वो पक्ष विपक्ष निकल करके सामने आ जाते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे आप जब विचार करें तो सूर्य 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, चंद्रमा पापी भाव के स्वामी हो जाते हैं, मंगल तृतीय के साथ अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं, बुध लग्नेश और दशमेश होकर के दो केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्राधिपति दोष से युक्त हो जाते हैं। अलग बात है कि इस कुंडली में वो केंद्राधिपति दोष से युक्त नहीं है, पर दो केंद्रों के स्वामी होने का दोष लगा। देवगुरु बृहस्पति भी दो केंद्रों के स्वामी होकर के सदोष हो जाते हैं, और वो तो बैठे भी हैं, दोष युक्त हो भी गए सप्तम भाव। और गुरु को सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को लगता है, और सबसे कम केंद्राधिपति दोष चंद्रमा को लगता है। तो गुरु तक बात आ गई। उसके बाद शुक्र नवम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होकर प्रथम स्थान के प्रथम श्रेणी के मारक बन जाते हैं। अभी तक आपको कौन सा ग्रह अच्छे भाव का स्वामी मिला, सोचिए। उसके बाद शनि पंचम के साथ साथ षष्ठेश हो जाते हैं, पंचमेश के साथ षष्ठेश हो गए। अब ये मिश्रण करके संघर्षों के साथ परिणाम देंगे। एक भी ग्रह कन्या लग्न की कुंडली के लिए ज्योतिषी को ना बहुत सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए ग्रहों को अच्छा कई बार बताना पड़ता है, और आज की दुनिया में लोग सत्य स्वीकार करना और सुनना चाहते नहीं है। बात यह है, पर कन्या लग्न की कुंडली में बड़ी गहरी बात यह निकल जाती है कि एक भी ग्रह बहुत अच्छे भाव का स्वामी नहीं बनता है, कोई ना कोई दोष उत्पन्न होता ही है। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य भी अच्छे, चंद्रमा भी अच्छे, देवगुरु बृहस्पति वहां भी द्वितीय भाव के स्वामी होकर के प्रथम श्रेणी के मारक होते हैं। पर यहां पे अगर अब मूलतया बात करते हैं तो कन्या लग्न में इस तरीके से ग्रहों का वर्गीकरण हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छी बात भी है, अगर मंगल कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बैठेंगे तो दोषयुक्त नहीं होंगे। ये अकेला कन्या लग्न की कुंडली पे ही यह सिद्धांत लागू होता है। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठेंगे, जो कि अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे, अगर मान लीजिए इस कुंडली में नहीं बैठते, किसी की कुंडली में बैठे होंगे, तो वो दोषयुक्त नहीं होंगे, अपितु वहां पे अष्टमेश होकर के बैठने का बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं। और उनके उस राजयोग के परिणाम को बढ़ाने में, राजयोगों के फल को प्राप्त होने में, मिलने में ना राहु और भी ज्यादा अग्नि में घी डालने का काम करते हैं। और सप्तम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में अगर मंगल बैठे हैं और राहु भी साथ में बैठे हैं तो ये महान राजयोग इस कुंडली के लिए हो जाता है। मतलब आप यूं ही समझ सकते हैं कि जहां सारे ग्रह बुरे हो जाते हैं वहां अष्टमेश यहां पे राजयोग बनाने वाला हो जाता है। ये कन्या लग्न की कुंडली में हो जाती है बात। एक पक्ष और भी काम करता है जो कन्या लग्न की कुंडली में विशेष होता है, ये सूत्र लागू होता है। किसी भी भाव में बुध और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों तो ये इस लग्न की कुंडली के लिए बड़ी विशेष बात हो जाती है। शुक्र और बुध अगर ये दोनों कहीं भी बैठे हों, हालांकि इस कुंडली में जो हैं वो अलग अलग बैठे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव को शुभकर्त्री लगा रहे हैं, निसंदेह उसका फल जातक को जीवन के अंतिम स्थिति में जरूर मिलता है। पर बड़ी गहरी हुई बात और गड़ी हुई बात यह है कि जब दोनों एक साथ आ जाएंगे ना तो कुंडली को बहुत ऊंचाइयां देने वाले हो जाते हैं। ये दोनों साथ भले ही इस कुंडली में नहीं बैठे हैं, पर जिस कुंडली में भी कन्या लग्न की कुंडली बनती हो और अगर ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो ये विशेष होता राजयोग की बात हो जाती है।
कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव साहचर्य से मारक ग्रह का काम करते हैं। मतलब वो प्रबल मारक नहीं होंगे, मारने में सहायता करेंगे। कई आचार्य जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव को प्रथम श्रेणी का मारक और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण गुरु को द्वितीय श्रेणी का मारक कह देते हैं। और वो है भी। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं तो निसंदेह वो मारक होंगे, उनको मारक दोष प्रबल होगा और लगेगा भी, और जातक को उस दशा काल में परेशानी भी होगी। मंगल की दशा में कई बार नुकसान भी होगा, है ना। तो ये जो मैंने आप लोगों से बात कही है, ये समझने वाली बात हो जाती है। अब इस कुंडली में ना मैं आपको लेके आऊंगा, पर कुछ और भी बातें बता दूं। क्यों मैं ये बात आप लोगों से बता रहा हूं? आज मैं किसी की कुंडली देख रहा था, चतुर्थ स्थान में उसकी कुंडली में स्वग्रही शनि बैठे थे। कुंभ राशि की कुंडली थी, वृश्चिक लग्न की कुंडली थी, और स्वग्रही कुंभ राशि में शनिदेव बैठे थे। मैंने कहा कि उस जातक से कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य कैसा रहता है, या पिताजी आपके कैसे हैं, क्योंकि इस कुंडली में पिता पक्ष कमजोर है। कहा पंडित जी मेरे पिताजी नहीं है। तो आपको कैसे पता चल गया पंडित जी कि मेरे पिताजी नहीं है, या पिता का पक्ष आपने क्यों पूछा? सबसे पहले मैंने कहा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और चतुर्थ भाव में बैठ करके वो दशम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न पर उनकी दृष्टि जा रही है। तो सूर्य को तो सबसे पहले प्रणित करेंगे ही, दशम स्थान को तो प्रणित करेंगे ही, दशम भाव को प्रणित करेंगे ही। लग्न पर दृष्टि डालने के कारण और चतुर्थ स्थान में शनि की स्थिति बनने के कारण आपकी माता जी के घर को उजाड़ने का काम भी करेंगे। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि आपके संबंध आपके माता जी से कैसे हैं? बोले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बड़ा कड़वा बोलती है। और यकीन मानिए कि जब मैंने उनकी माता जी से बात की तो मेरा भी मन बड़ा खिन्न हो गया। ये कड़वाहट दे देते हैं शनि, मातृतुल्य कोई व्यवहार ही नहीं है। इतनी कठोरता की स्वभाव में व्यक्ति हेलो बोलते ही फोन पटक दे, ये बात होती है। तो ये जब जन्म कुंडली में सूर्य और शनि होते हैं तो कई बार माता का घर उजड़ जाता है। इनके भी पिता का सुख कम मिला। ग्रह जो होता है, आप माने ना माने, आपको प्रभाव तो देगा। और एक कन्या लग्न वालों की बड़ी विलक्षण बात होती है, वो अपने कहे पर टिक नहीं पाते हैं। इन्होंने भी कहा पंडित जी मैं हर दिन कसम खाता हूं कि कल से बाजार का खाना नहीं खाऊंगा, पर रोज खाता हूं। मन बिल्कुल भी नहीं होता है, पर अंतिम शाम होते होते जीवा लपक जाती है, बाहर का खाना मंगा के खा ही लेता हूं। यह कन्या लग्न का एक दुष्प्रभाव है। व्यक्ति अडिग नहीं रहता है, वो मित्र और शत्रु बार बार बदलते रहते हैं उसके, जिससे वो कह देगा नहीं तुमसे कल बातचीत नहीं करूंगा। कन्या वस्तुतः तो है बुद्ध ना, है तो बालकपन, तो वो बालकपन जाता ही नहीं है, स्वभाव में वो बन जाता है। वो स्वभाव की एक प्रधान बात हो जाती है कि व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता रहता है और अपनी गलती से कभी भी सीखता नहीं है। इस वजह से जीवन का अधिकांश समय सीखने में ही चला जाता है, बीत जाता है। इसको समझना होगा। और जब तक आप कड़ाई से अपने आप को बहुत बांधेंगे नहीं ना, तो ये लग्न इतना नुकसानदायक हो जाता है। ऐसा क्यों है समझिए। लग्न के ऊपर बुध के ऊपर इस राहु का प्रभाव है और लग्न पर शनि का प्रभाव है, जो आपको किसी भी तरीके संशयों से परेशान करना चाहते हैं। आरंभ में नौकरी करें, बाद में नौकरी छुड़वा दें, मानसिक क्लेश बढ़ा दें, गृह क्लेश बढ़ जाए, माता पिता घर के परिवार में मतभेद हो जाए, और व्यक्ति कई बार उसके पास कुटुंब होता ही नहीं है, बड़ा कम कुटुंब होता है, जोड़ तोड़ का कुटुंब होता है। यह भी एक बड़ी अनूठी बात होती है। लग्न पर शनि का प्रभाव, लग्न पर राहु का प्रभाव, और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा पैतृक संपत्ति का तो योग बना देते हैं। पर सामान्यतया चूंकि लग्न और लग्नेश अगर राहु और शनि के प्रभाव में आएंगे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी चिंताओं से ग्रसित रखेंगे। हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या, बालों की समस्या, ये प्रमुखतया हो जाता है, व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। ये एक लक्षण है। अब मैं मूलतः यहां से कुंडली शुरू नहीं करूंगा, कुंडली का आरंभ अब होगा, और सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले जन्म हुआ मार्गशीर्ष माह में। मार्गशीर्ष माह के ऊपर मैंने कार्यक्रम बनाया है, जिसमें यह बात कही थी कि कई बार ये बार बार एक ही गलती मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग करते हैं।
होते भाग्यशाली और धार्मिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक कमजोरी होती है। दक्षिणायन में जितने भी, अब चूंकि सूर्य जो हैं वो धनु राशि में है, तो ये दक्षिणायन का काल होता है। मिथुन राशि के बाद जैसे वो कर्क में आते हैं तो ऐसी स्थिति होती है। यहाँ दक्षिणायन का प्रभाव होगा तो शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव और बढ़ जाएगा। अब जरा सोच के देखिए कि शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब जीवन में बढ़ेगा तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में कई बार संघर्ष आ जाता है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा ये ठीक नहीं होते। मेरे नियमित दर्शक हैं ये, जिनकी कुंडली मैं देख रहा हूं, और आप लोगों को बताऊं कि कई बार व्यक्ति को बड़ा उलझन हुआ, बहुत अच्छे ज्ञान का प्रभाव रखने के बाद भी बेरोजगारी चरम पे है। और दूसरा कि जो काम है उसमें भी प्रसन्नता नहीं है, कई जगह पे काम बदला, नुकसान हुआ, और पड़ोसी अच्छे नहीं मिलते। ये गुरु राहु के कारण, सूर्य शनि के कारण गृह क्लेश बना रहता है, और दक्षिणायन के कारण प्रायः जिससे आपको कोई बैर नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके कारण जीवन में समस्या बढ़ जाती है। यह दक्षिणायन का प्रभाव है। विशाखा नक्षत्र, इंद्र और अग्नि इसके स्वामी देवता है। वैसे तो यह नक्षत्र गुरु का है, पर इसके जो अधिपति देवता हैं वो इंद्र और अग्नि है। इस वजह से ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, और छाया दान में सरसों तेल नहीं बल्कि घी में चेहरा देख करके घी का दान करना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए, हरा मूंग गाय को खिलाना चाहिए, और सुकर्मा योग, तैतिल कर्ण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण। अब जरा विचार करिए, व्यक्ति इस बात से ज्यादा परेशान है कि मैं बाहर का क्यों खाता हूं, या मैं अपनी ही बातों पे टिक कर क्यों नहीं रहता, मेरी इंद्रियां वश में क्यों नहीं रहती हैं, मेरी जिह्वा जो है वो टपक क्यों जाती है। क्योंकि शूद्र वर्ण और राक्षस गण का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अधीरता रहती है। 100 शब्दों की एक बात, उसके अंदर अधीरता है। वो बार बार एक ही गलती करेगा और सीखेगा नहीं। अगर, और कन्या लग्न वालों में एक और भी बड़ी अद्भुत बात होती है, बड़ा मतलब कमजोर होता है, ये अच्छा नहीं होता। अगर जो वो क्रोध कर जाए तो सामने वाले का गला काट दे। क्रोध अगर चरम पे आए तो व्यक्ति किसी का कुछ भी कर सकता है, आना चाहिए बस। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि इन्हें क्रोध नहीं आता, ये पल पल क्रोध में रहते हैं, तुरंत इनके ऊपर क्रोध हावी होता है। पर ये डरपोक भी होते हैं, भीरू स्वभाव के होते हैं, दकियानुस होते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते। गुरु के प्रति इनके अंदर सच्ची श्रद्धा विराजमान होती है। बड़ों के प्रति विशेष इनका, बड़ों से बड़ा डरते हैं, ज्ञान से बड़ा डरते हैं। बड़ी अद्भुत बात है, कन्या लग्न वाले ज्ञान से बड़ा डरते हैं। जिसके पास ज्ञान है ना, कन्या लग्न वाले उनको बड़ा पूजते हैं, और ये सिर्फ ज्ञान के ही सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि बुद्ध है, और बुद्ध किसके सामने झुकेगा? गुरु के सामने। हालांकि उनसे भी वो बेतरतीबी से कई बार बुरा परिणाम, मतलब उनसे भी बकझक हो जाए, उनका भी कई बार वो अनादर कर जाए, लेकिन फिर भी वो डरता है, वो सिर्फ ज्ञान से डरता है। क्योंकि पैंतरेबाजी में बुद्ध वाले बड़े आगे होते हैं। ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, धर्म अच्छा है, सुख अच्छा है, बालकपन हमेशा है, नुक्ताचीनी करना, दूसरों में कई बार कमी निकाल देना, और थोड़ा मैंने कहा भीरू स्वभाव के होते हैं, मतलब लड़ाके नहीं होते, लेकिन जब लड़ने पे उतारू हो जाओ तो कुछ भी नुकसान कर दें। तो ये है शूद्र वर्ण और राक्षस गण का स्वभाव। यहाँ व्यक्ति जो है वो छल कपट, ईर्ष्या, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, ये जो 16 प्रकार की बुराइयां होती हैं, उनमें से बहुत सारी बुराइयों का संग्रह करता हो जाता है। मतलब उन बुराइयों को अपने अंदर रखकर जीवन को जीने वाला होता है। हटाने में उसको नाको चने चबाने पड़ते हैं। परेशानी है, आलस्य है, बहुत तृष्णा भी है, लक्ष्य ऊंचा है, पर प्राप्त करने में व्यक्ति को नाको चने बहुत मेहनत करनी पड़े, है ना। घटना दुर्घटना का योग, जीवन उदाहरण बन जाता है। ये सारी बातें कुंडली में देखने को मिल जाती हैं। अब ये तो रही पंचांग की बात। अब यहाँ से मैं पहले ये बताऊंगा कि ग्रहों को कहाँ बैठना चाहिए था और कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, शुक्र को यहाँ बैठना चाहिए था, यहाँ भी बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे सूर्य और शनि बैठ करके ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी पैदा कर रहे हैं।
क्योंकि भाव के ठीक पीछे अगर ग्रह थोड़ा अच्छा ना बैठा हो, सूर्य शनि बैठे हों, तो कहीं ना कहीं ये घर्षण का माहौल विकसित कर देते हैं। तो शुक्र तो यहाँ ठीक है, लेकिन उनके ठीक पीछे सूर्य और शनि ठीक नहीं है। इस वजह से शुक्र यानी कि भाग्य का बल, जिसके कारण विवाह में कई बार विवाह कटना पिटना होता रहता है, और उस शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव है। अब इसको थोड़ा समझना होगा, जो बड़ा ही ट्रिकी है और बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए अगर शुक्र जन्म कुंडली में केंद्र में बैठेंगे तो अच्छा होगा, और ये द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के मारक होंगे कन्या लग्न की कुंडली के लिए। लेकिन याद करिए, अगर वो द्वितीय में बैठेंगे तब, अगर वो द्वितीय में नहीं बैठेंगे तो मारक उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा, मतलब उतने मारक नहीं होंगे। लेकिन तब जब अगर वो शुक्र किसी और भाव में बैठे हैं, और भाव में बैठे हैं, अलग भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में नहीं बैठे, लेकिन अब वापस ये कब मारक होंगे? तो पहले कब मारक बनते? जब द्वितीय भाव में बैठते, नहीं बैठे मारक नहीं बने। अब कब मारक होंगे? जब वो किसी अन्य भाव में बैठे हों। तो किसी अन्य भाव में बैठे तो मारक दोष खत्म हो गया। लेकिन फिर वो कब मारक बनेंगे? जब उन पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना हो और उन पर पापक ग्रह की दृष्टि हो। तो इस कुंडली का सबसे खराब ग्रह मंगल होता है, उस मंगल की चौथी और उसके बाद केतु की दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि भाग्य भाव के अधिपति शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होकर के मारक बने थे। मंगल और केतु की दृष्टि के कारण अपनी दशा काल में वो अशुभ परिणाम भी देंगे। मतलब शुक्र को मारक किसने बनाया? मुझे बिगाड़ा किसने? पता होना चाहिए। शुक्र क्या है? स्वाद है। द्वितीय भाव क्या है? स्वाद है ना। द्वितीय भाव जो होता है वो व्यक्ति के जिह्वा होता है ना, कि भाई उसको भोजन कैसा, मसालेदार, तो मंगल केतु बैठे हैं, मसालेदार भोजन करेगा, तीखा, चटपटा, खट्टा, ऐसा वाला, या बाजार का, जो भी कहें। और वो शुक्र क्या है? इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का भोग, उस पे मंगल और केतु का प्रभाव पड़ गया। तो अब जातक को इस तरीके से वो शुक्र मार रहा है। मारने का अर्थ बिस्तर पे डाल करके मार देना नहीं। अगर आप अपनी आदत से मजबूर हैं तो निश्चित रूप से मर रहे हैं, और आपको अगर उस आदत का एहसास भी है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप मर ही रहे हैं, जी तो नहीं रहे। क्योंकि जीना वस्तुतः वो है जो आपको गुलाम न बनने दे किसी का। परतंत्र होकर के जीना नहीं होता, वो मरना ही होता है। तो एक तरीके से अगर आपने जीवा पे कंट्रोल नहीं किया और मंगल केतु ने आपकी कुंडली में भाग्य को प्रणित किया, तो जरा सोच के देखिए कि एक तरफ ये आपके जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ करके आपकी संपत्ति तो दे रहे थे, भाग्य भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ करके संपत्तिवान बना रहे थे, पूर्वजों का आशीर्वाद है। लेकिन वो पूर्वज आपके अंदर सुचिता का पालन नहीं करने से या नहीं कराने से नहीं अगर करेंगे तो ये आपकी संपत्ति का नुकसान भी करेंगे। हो सकता है कि कल को व्यक्ति खाते खाते बहुत सारी चीजें खा जाए और बहुत सारी चीजें हटा दे, तो ये दोष लग जाएगा। मतलब शुक्र ने आपको मारा। कैसे? आपकी जिह्वा आपको मार रही है। क्या कहा? कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च। जो बहुत खाता हो, जो बहुत प्रलापी हो, बहुत ज्यादा जो गंदा रहता हो, जो बहुत बाजार का खाता हो, जो व्याभिचारी हो, जो देर तक सोता जागता हो, जो गंदा रहता हो, जो बहुत ऊंचे स्वर में तीखा कड़वा और निरंतर खराब बोलता हो, उसके पास लक्ष्मी नहीं टिकती और घर में कलह का वातावरण भी रहता है। तो इस कुंडली का प्रधान जो आप ये नहीं समझ पाए कि आपको मार कौन रहा है, मारना मतलब शुक्र इस कुंडली में मार रहे हैं। कैसे? मारकेश बन रहे हैं। वो नहीं बनते मारकेश अगर केतु और मंगल की दृष्टि उस पर नहीं जाती। बात यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। मतलब शुक्र के ऊपर मंगल और केतु की दृष्टि खराब है, और जब कभी शुक्र के ऊपर यही मंगल आपके सुख साधन संपत्ति आदि को मार रहे हैं, और यही केतु आपको ना समझ में आने वाली चिंताएं देते हैं, जहां लगता ही नहीं है कि मेरी इस समस्या का अंत क्या है, तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर मैं इस परेशानी से अपने आप को मुक्त कैसे करूं और मेरी इस परेशानी का अंत क्या है। क्योंकि केतु वो समझने ही नहीं देते हैं कि आपको दरअसल हुआ क्या है। ये बात क्लियर हो गई। सूर्य और शनि ने माता के सुख को प्रभावित किया, मतलब पिता के प्रभाव को कमजोर किया। लग्नेश तृतीय भाव में थे, राहु और गुरु के प्रभाव में थे, और लग्न पे और लग्नेश पर राहु की दृष्टि कई बार व्यक्ति को बहुत सारी चीजें करने वाला, लेखन हो जाए, कला हो जाए, संगीत हो जाए, भाषण हो जाए, मतलब थियरी लिखना हो, है ना, कुछ चीजें लिखनी हो, लेखन बड़ा अच्छा होता है, तो बुध का प्रभाव है।
कृतज्ञ क्यों है? क्योंकि बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है। आलस्य क्यों है? क्योंकि लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव है। बालों की समस्या क्यों है? क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। माता का घर क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि सूर्य और शनि चतुर्थ भाव में बैठे थे। नौकरी क्यों किया आरंभ में व्यक्ति? क्योंकि छठवें भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठकर दशम को देख रहे थे। छूटी क्यों? क्योंकि ये आपको कभी भी शांत नहीं होने देना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप बेचैन रहें। घर की सफाई खुद से करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, समय पे सोइए, समय पे जागिए, पिता के प्रति तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सब आवश्यक रूप से करना होगा। अब यहां से मैं उठा करके यहां तक तो मैंने बात बता दी, और अब मैं आपकी कुंडली के ग्रहों की डिग्री से थोड़ा सा परिचय करा देता हूं यहीं पे। तो ग्रह की जो डिग्री बनी है उसमें लग्न बना है 24 अंश का। ये अच्छा है। लग्न 24 अंश का चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र का पहला चरण, और ये मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल इस कुंडली में अच्छे होते नहीं हैं। 24 अंश का लग्न अवरोह अवस्था का लग्न होगा। अवरोह अवस्था के कारण यहां कुंडली को कई बार परेशानी आएगी और व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होगी। गलत मैत्री, गलत लोगों के मैत्री में जाना, नुकसान होना, है ना, मतलब ये ठीक नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है। लग्न में केतु, बहुत सारे क्षेत्रों का अनुभव व्यक्ति को रहता है, बहुत सारा ज्ञान रहता है, पर उसकी जो स्थिति होती है कि उसका लाभ उठाया जाए, उसमें व्यक्ति प्रायः चूक जाता है। चंद्रमा जो है वो 22 अंश पे हैं। उनकी दृष्टि सप्तम भाव को अपने से 7वें भाव को देखेगी तो व्यक्ति को मृदु स्वभाव का बनाएगी। सूर्य 1 अंश पे हैं, उनकी दृष्टि नहीं है, मतलब वो जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ में आकर के कई बार माता के स्वभावों के साथ मैच चीजें नहीं होती हैं, या कई बार माता को प्रभाव में कमजोरी मिलती है, क्योंकि 12वें का स्वामी जहां बैठेगा और जहां देखेगा सबको नुकसान करेगा। ये तो अच्छी बात है कि सूर्य के पास दृष्टि नहीं है, अगर दृष्टि होती तो और भी ज्यादा नुकसान होता है। पर इतना नुकसान तो जरूर सूर्य कर रहे हैं कि व्यक्ति के मन को अशांत रख रहे हैं, निद्रा अनिद्रा की समस्या दे रहे हैं। और उत्तर दिशा में सूर्य बैठे हैं, वो ठीक नहीं होते, वहां पे कई बार बड़ा ही मतभेद हो जाता है व्यक्ति का, और दूसरों में कमजोरी निकालने का प्रायः एक बीमारी जैसा हो जाता है। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 21 अंश पे, उनकी दृष्टि शुक्र पे है, इसी वजह से शुक्र को उन्होंने मारक बनाया था, और उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम पे अच्छी आयु दे जाती है। इस वजह से व्यक्ति के पास अच्छी आयु तो है, इसमें व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है, या कभी भी वो साहसी होता बना रहता है। मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें भाव पे है, तो व्यक्ति धर्म करता रहेगा, लेकिन कई बार व्यक्ति धर्म दिखा दिखा करके भी करता है, या धर्म करें तो किसी को बताएं नहीं, है ना। लग्न पे गुरु का प्रभाव है, तो व्यक्ति में धर्म और शुद्धता और सुचिता का पालन व्यक्ति करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल अष्टमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो कई बार ये नुकसानदायक भी होंगे, मतलब स्वभाव को कड़वा बना दें, मसाला, बाहर की चीजें, यही मंगल करा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बुध जन्म कुंडली में 28 अंश पे हैं। लग्नेश के ऊपर कोई जो है वो दृष्टि का बल नहीं, मतलब वो लग्नेश किसी को देख नहीं रहा, और जन्म कुंडली में वो आत्मकारक है, लग्नेश ही आत्मकारक हैं, इस वजह से ठीक होंगे। और इस आधार पर कि नौमांस कुंडली में वो नीच राशि में बैठ रहे हैं, थोड़ी गड़बड़ी देंगे विवाह होने में व्यक्ति को, या व्यक्ति का जो प्रोग्रेस है, व्यक्ति की जो समाज में प्रतिष्ठा है, उसमें कई बार व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वो डिले स्टार्ट देते हैं। वैसे भी लग्नेश का तीसरे भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो संघर्ष कराने वाली स्थिति में चले जाते हैं, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और ऊपर से गुरु देख रहे हैं, जो कन्या लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ चूंकि ये द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है, तो यहाँ वो बाधकेश बनेंगे और पूर्णतया बाधाओं के साथ परिणाम करेंगे, ये होगा। तो ये मंगल बुध की बात थी। उसके बाद गुरु 26 अंश पे हैं। अब गुरु की भी दृष्टि नहीं है। अच्छी बात होती कि गुरु थोड़ा देख लेते, पर नहीं है, पर सामान्यतः उनको दृष्टि देना चाहिए था। तो गुरु की दृष्टि नहीं है, मतलब ये जहां बैठे हैं वहीं देख रहे हैं, बैठे हैं, देख नहीं रहे, तो इनकी दृष्टि का बल बड़ा जातक को कम मिलेगा। अगर देखते तो कम से कम उच्च की दृष्टि यहां देख लेते, लग्न पे देख लेते, लग्नेश को देख लेते, तो थोड़ा अच्छा होता। इस वजह से जो प्रायः संघर्ष था वो थोड़ा कम होता।
लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि ग्रह के पास दृष्टि का बल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी एक नुकसान वाली बात है। उसके बाद शुक्र 0 अंश पे हो गए, इन्होंने भी नहीं देखा। अरे भाई, भाग्य का स्वामी था, कहीं तो देखना चाहिए था, पर वो देख ही नहीं रहा है। और जिसको दृष्टि नहीं मिलनी चाहिए थी उसको दृष्टि मिल गई, मंगल को दृष्टि नहीं मिलनी चाहिए थी उसको दृष्टि मिल गई, इस वजह से उसने शुक्र को नुकसान किया। और केतु को भी दृष्टि मिलेगी नहीं, केतु भी देखेंगे नहीं, तो केतु भी अच्छी बात है कि केतु के पास दृष्टि नहीं है। उसके बाद शुक्र नहीं देख रहे, मतलब पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम में ही बैठे हैं, तो कई बार ये पेट का रोग थोड़ा बहुत देते हैं 0 अंश पे होने के कारण। उसके बाद शनि भी 0 अंश पे बैठे हैं। अब जरा बताइए कि जन्म कुंडली में 6वें और पंचम के स्वामी थे, थोड़ी तो दृष्टि होनी चाहिए थी उनके पास, 6 अंश 7 अंश के होते, तो दृष्टि नहीं है उनके पास भी। शुक्र के पास दृष्टि होनी चाहिए थी, जो नहीं है, जिसके कारण नुकसान हुआ। शनि के पास दृष्टि होनी चाहिए थी, अगर होते तो ये नौकरी जो बार बार छूटती पिटती रहती है वो नहीं होती। जो साहस बल पराक्रम, जो शत्रु परेशान करते हैं, जो आपने कई बार जो है वो न्याय प्रियता नहीं होती है, जो आपका समाज में प्रभाव मजबूत बनना चाहिए था वो नहीं बना, ये शनि के कमजोर होने के कारण। राहु और केतु के पास कोई दृष्टि नहीं है, इस वजह से वो जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। पर एक बात और भी है कि यहां पे गुरु राहु से प्रभावित नहीं होंगे। सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में हैं, लेकिन गुरु राहु के प्रभाव में नहीं होंगे। गुरु राहु को नीचे दबाएंगे और गुरु अपना स्वच्छंद फल करते रहेंगे। पर सामान्यतया यहां पे मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, शुक्र, ये जितने भी होंगे ये सब राहु और केतु के अंदर में आने के कारण कई बार नुकसान के योग भी बनाएंगे। इस वजह से भी जातक का जीवन आरंभ में तो अच्छा होता है, पर जैसे जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है वैसे वैसे उसको संघर्ष में देखा जाता है। हालांकि नवमांश चक्र में ये बात टूट रही है और कुंडली अच्छाई की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और शनि एक साथ जन्म कुंडली में जो हैं वो नवमांश चक्र के 9वें भाव में बैठे हैं। बुध यहाँ नीच के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बुध और शुक्र का शुभकर्त्री लग रहा है, तो दाम्पत्य में भले थोड़ा विलंब होता है पर फिर भी व्यक्ति का दाम्पत्य सुरक्षित है। दशमांशा चक्र में चंद्रमा और मंगल का एक साथ आना बहुत अच्छा होगा। बुध का नवमेश होकर के बैठना बहुत अच्छा है। उच्च के गुरु व्यक्ति को स्वतंत्र काम करने वाला, मसाला, तेल, खाद्य पदार्थ, खाना पीना, है ना, जो ग्रोसरी का सारा सामान होता है उसको ऑनलाइन लेकर के बेच देना या रेंटल प्रॉपर्टी से धन कमाना, ये सारा योग बना हुआ है। लग्न के अधिपति दशमांशा चक्र में 12वें हैं, राहु और सूर्य के साथ। धन कमाने में दिक्कत होगी और व्यक्ति को संघर्ष थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था। दशमांशा चक्र के लग्नेश अगर 12वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उसका जो स्टार्ट होता है वो थोड़ा डिले होता है, सफल होगा थोड़ा विलंब लगता है। ये यहां तक मैंने डिग्री की बात कर दी। अब मैं बात नक्षत्र की करता हूं। सबसे पहले लग्न जो है वो 24 अंश का है। मैंने पूर्व में कहा ये अवरोह अवस्था का लग्न है। लग्न चित्रा नक्षत्र का बना है। कन्या लग्न की कुंडली चित्रा नक्षत्र के पहले चरण का जन्म हुआ और चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, जिसके पहले चरण के स्वामी सूर्य होते हैं। मंगल कौन? अष्टमेश। सूर्य कौन? द्वादशेश। दोनों कैसे हैं? सूर्य शनि के संपर्क में आ गए और मंगल पापी ग्रह, पापी भाव के संपर्क में। इस कुंडली के लिए मंगल खराब भाव के स्वामी के साथ, लेकिन चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के पास फिर भी ये दोनों ग्रह स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को धनवान तो बनाएंगे। और चंद्रमा विशाखा नक्षत्र, मंगल जो है वो विशाखा में है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रायः उसकी पैतृक संपत्ति शत्रुओं के साथ या शत्रुओं से घिरी हुई रहती है। उसके बाद बुध जो है वो जन्म कुंडली में ज्येष्ठा में है। तो सामान्यतः इतना तो है कि व्यक्ति के पास ज्ञान अच्छा है, उसके पास तकनीक का हो, चाहे जिस भी विषय में उसने अपनी शिक्षा पूरी की है उसका ज्ञान है, तर्क है, ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, पराक्रम है, शौर्य है ना, ये सब तो बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठकर देंगे अपनी दशा काल में भी। और देवगुरु रेवती नक्षत्र में बैठ करके कंफ्यूज हो रहे हैं और एक तरफा व्यक्ति को बना रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति के जीवन में या तो केवल मित्र बनेंगे या तो केवल शत्रु। जो मित्र बना वक्त के बाद वो भी शत्रु बन जाए, तो ये ऐसी स्थिति होगी। और शुक्र जो है वो उत्तराषाढ़ा में है, इस वजह से वहां पे प्रायः
पेट की बीमारी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और पेट में जो है वो दर्द वगैरह की जो बात होती है वो भी यहाँ पे शुक्र देते हुए नजर आएंगे। अपनी दशा काल में कई बार वो नुकसान दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा, विशेषतः मंगल और केतु की दृष्टि के कारण। शनिदेव जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र में है, इस कारण से वहां पे व्यक्ति के पास धर्म रहता है, नौकरी रहती है और गृह क्लेश भी देते हैं। थोड़ा बहुत जो जीवन में बुरा अनुभव रहा वो शनि ने दिया, ये बात है। सूर्य मूल नक्षत्र में थे शनि और सूर्य दोनों, इस वजह से वहां पे व्यक्ति के पास अनुभव मिलता गया, ये बात तो पक्की है। हालांकि फिर भी व्यक्ति के पास तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा है, तकनीकी जानकारी बहुत अच्छी है, फिर भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपना स्वतंत्र कारोबार निश्चित रूप से कर सकता है। शुक्र, चंद्रमा, मंगल, गुरु, सूर्य, शनि और राहु, ये जितने भी हैं ये सारे जातक के पक्ष में काम करेंगे। कारोबार की दृष्टि से जातक का जीवन सफल होगा। पढ़ना पढ़ाना, फाइनेंस का काम हो जाए, शेयर बाजार का हो जाए, बैंकिंग हो जाए, है ना, और उसके बाद रेंटल प्रॉपर्टी हो जाए, इससे संबंधित जितना काम होता है, बेसिक जो डेली नीड्स की जो चीजें होती हैं, किराना दुकान वगैरह, ये सब भी करने का योग इस कुंडली में बना हुआ है। चंद्रमा से 12वें भाव में केतु व्यक्ति को वक्त के हिसाब से वैराग्य का भाव देते हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का बैठना व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाते हैं और व्यक्ति के पास संपत्ति है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विवाह के बाद उसका भाग्य लाभ और भी ज्यादा बढ़ेगा। चंद्रमा से दूसरे घर में बुध का होना, ये व्यक्ति को सुंदर आंखें, सुंदर नेत्र, सुंदर चेहरा होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति राजकुमारों के सदृश है। चंद्रमा के साथ आगे 3 घर आगे शनि का होना, ये भाग्य को अवरोध में लेके जाता है और कई बार व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में भी आ जाती हैं। पिता और माता में से किसी एक का सुख देर से, कमजोर या परेशानी के साथ मिलता है। उसी चंद्रमा से 3 घर आगे सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी और समझदार बनाते हैं। चंद्रमा से 4थे घर का शुक्र व्यक्ति के दाम्पत्य को अच्छा, सुंदर पत्नी, बेहतरीन दाम्पत्य और विवाह के बाद व्यक्ति के दिशा को बड़ा ही अच्छा मजबूत पक्ष मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा से 6ठे घर के गुरु व्यक्ति को जिद्दी, हठी या कई बार चटपटा भोजन करने वाला और थोड़ा कम समझदार बना देते हैं। व्यक्ति अपने जेब में भले धन रहे न रहे, दूसरे के लिए वो तैयार रहता है, इमोशनल कनेक्शन उसका ज्यादा बनता है, थोड़ा सेंटिमेंट होता है। चंद्रमा से 6ठे घर में जो राहु हैं, वो व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में विजेता, अच्छी नौकरी में रहने वाला, आधुनिक शिक्षा पढ़ने वाला, मित्रों में मित्रता का भाव लेकर जाए पर वहां पे उसे शत्रुता या बहुत ज्यादा लगाव नहीं हो पाता है। उसको कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे लोग मेरा जो है वो मेरी टांग खींच रहे हैं, मेरी खिंचाई कर रहे हैं या मुझे हंसी का पात्र बनाया जा रहा है। ऐसा है। ऐसा नहीं होने के बावजूद वो खुल करके अपने मित्रों के साथ परस्पर संबंध में नहीं आ पाता है या परस्पर उसकी जो मित्रता है वो प्रश्न चिन्ह का शिकार हो जाती है। लग्न कुंडली कन्या की बनी, नौमांश सिंह का बना, यानी कि लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बने। इस वजह से विवाह जो होगा वो थोड़ा देर से होता है, लेकिन विवाह के बाद का सुख संपूर्णतया बहुत अच्छा रहता है। लग्न कुंडली कन्या राशि यहाँ के 5म भाव के स्वामी नौमांश के लग्नेश बनते हैं। कारोबार के कारण व्यक्ति समाज में नाम और यश अर्जित करता है और वो प्रायः अपने कार्य को बदलने की नियत बुद्धि भी रखता है। उसे बदलने में संकोच नहीं होता, न मित्र, न कारोबार, न जगह। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर चाहें तो तुला राशि का प्रभाव है, शुक्र जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ बैठे हुए हैं। इस आधार पर जन्म कुंडली में पूरब और उत्तर का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, या जिस भी जगह पे आपके निकट के रिश्तेदार रहते हों आप वहां जाकर के कुछ भी नया कारोबार शुरू करिए। और निस्संदेह अब शुरू करने का समय आ भी गया है। अगर हम अभी से अपना काम कुछ शुरू कर लेंगे तो 2027 का दिसंबर आते आते हमारे पास एक बहुत अच्छा सा प्रभाव दिखने लगेगा। और जीवन में जो है वो कई बार निगेटिविटी जो बन रही है विचारों में या रूटीन में, वो मंगल और केतु के कारण बन रही है, गुरु और राहु के कारण बन रही है। आप चाह करके भी अच्छा करना चाहते हैं पर नहीं हो पाता क्योंकि गुरु राहु के संपर्क में है। पड़ोसियों से नुकसान इसी कारण होता है। ये सब बातें इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। माता का पक्ष अनुशासन ज्यादा सिखा रहा है और पिता का पक्ष ज्यादातर व्यक्ति को मेहनत करने का बल सिखा रहा था। ये बात दिखाई दे रही है। दशमांसा चक्र में शुक्र का बैठना
पर कोई दिक्कत नहीं है। कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में भी शुक्र अगर नीच के बैठ जाते तो अच्छी बात होती, कम से कम उनके ऊपर शुक्र और मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली में दशमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हों, नवम भाव में बैठे हों, ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र नीच के हैं, इस वजह से भी कई बार यहाँ पे भी शुक्र जो है वो मकर राशि में बैठे हैं, हालांकि इनके ऊपर शनि का प्रभाव होगा तो कई बार विवाह या पत्नी का सुख देर से थोड़ा बहुत मिलता है, ये बहुत सामान्य बात है। दशमांशा चक्र में गुरु का, मंगल का चतुर्थेश होकर के पंचम में बैठना, सप्तमेश होकर के पंचम में उच्च का होना, यह व्यापार के कई लाख प्रतिशत योग बना रहा है। वक्त के हिसाब से जो कुंडली में ग्रह बने हैं वहाँ विचार करिए, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और सूर्य, ये जो स्थिति बना करके बैठे हुए हैं ये व्यापार के 1,00,000% योग बना रहे हैं। व्यक्ति को व्यापार ही करना होगा। नौकरी में व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, वक्त के हिसाब से नौकरी उसे प्रेशराइज करेगी और वक्त के हिसाब से वो नौकरी छोड़ेगा और स्वतंत्र कारोबार में आएगा। रेंटल प्रॉपर्टी का योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है। अगर चाहें तो एक जगह की जमीन खरीद करके दूसरी जगह पे बेच करके तीसरी जगह पे खरीद बेच सकते हैं। जमीन की खरीद बिक्री में नुकसान क्यों होता है, सवाल ये भी उठता है। यहाँ पे सूर्य और शनि जो है वो ये भी कई बार पैतृक संपत्ति से नुकसान करा देते हैं। कई बार औने पौने दाम पर आपकी पैतृक संपत्ति आपको बेच करके किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ता है, ये भी बात है। पर कुटुंब का सुख इस कुंडली में चंद्रमा मंगल देंगे, आप निसंदेह अपने कुटुंब के पास जा सकते हैं। कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस बढ़ाना होगा। अपने आप को मंदिर का दर्शन करें, सकारात्मक ग्रंथों का अध्ययन करें, गीता जी के 11वें अध्याय का नित्य पाठ करें, देवी कवच का नित्य पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, पीपल के वृक्ष की सफाई करें, दीपों की माला बनाएं, बेलपत्र के वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बनाएं, पीपल के वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बनाएं, है ना, ये सब करना होगा। जल बर्बाद ना करें, जल संचित करें, जल बचा कर रखें, जागरूक करें लोगों को। जल से संबंधित जितना भी कारोबार होता है, जैसे इस कुंडली में तो नल पाइप फिटिंग का भी काम बहुत अच्छा रहेगा। दूध, दही, लस्सी, छाछ, इस तरीके का भी काम इस कुंडली में बहुत अच्छा है। केमिकल से संबंधित, वृक्षारोपण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं उससे संबंधित व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है ना। जैसे ग्रीनरी प्रोजेक्ट पे काम करना हो या उसके बाद नर्सरी लगानी हो, इस तरीके का भी काम इस कुंडली में बनेगा। इमारती लकड़ियों का काम इस कुंडली में बनेगा, है ना। तो ये सारा काम इस कुंडली में ऐसा दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में नक्षत्र विशाखा में दान करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उसके बाद पुनर्वसु, भरणी, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली में शुक्रवार और शुक्रवार के बाद बुधवार का बहुत अच्छा है। मित्र रहेंगे आपकी कुंडली में मकर और वृष वाले। शत्रुता न करें मेष, सिंह और धनु वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। विवाह जिससे हो वो तुला राशि तुला लग्न हो, विशाखा नक्षत्र का ना हो बस। उसके बाद मीन राशि मीन लग्न का हो, मकर राशि मकर लग्न का हो, विवाह हो सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम हो, बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के योग आपकी कुंडली में अभी भी चल रहा है और जुलाई के बाद और भी मजबूत हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें कुंडली में दिखाई दे रही हैं। अष्टक वर्ग में व्यक्तित्व ठीक है, आचरण ठीक है, बुद्धि ठीक है, तर्क ठीक है, मेहनत ठीक नहीं है। ये कुंडली आलस्य से प्रभावित है। मानसिक शांति नहीं है, नींद अच्छी नहीं है। नींद अच्छी लीजिए, समय पे सोना जागना करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए, प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देना निश्चित रूप से होगा, तभी जाकर के व्यक्ति कुछ आगे कर पाएगा, अन्यथा ऐसे ही जीवन उसका बीत जाएगा संघर्षों के साथ। पढ़ाई में अच्छी बात है, लेकिन जहां व्यक्ति पढ़ाई किया है उससे संबंधित नौकरी थोड़े दिन के बाद उसको व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि पंचम भाव को अंक बड़ा कम मिला हुआ है। नौकरी और व्यापार दोनों कर सकते हैं, पर व्यापार के योग इस कुंडली में ज्यादा अच्छे हैं। कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए मंगल देव अर्थात बजरंगबली की पूजा और बुधवार का व्रत भी किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी का व्रत भी इस कुंडली में बहुत लाभ करेगा। भाग्य को और भी ज्यादा बलवान बनाने के लिए देवी मैया की पूजा करनी चाहिए, कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, पितरों के नाम पे तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। उसके बाद ये कुंडली सामाजिक थोड़ी नहीं है, उसको और भी ज्यादा सामाजिक होना पड़ेगा। व्यक्ति को निश्चित रूप से सामाजिक होना पड़ेगा, पर यह बात जरूर है कि आप समाज को उतना दे देंगे जितना आप नहीं लेंगे। समाज आपको उतना ना दे, पर आप समाज को बहुत ज्यादा दे देंगे। ये कुंडली किसी को भी धन ना दे, उधार बहुत ज्यादा ना करें, बहुत सावधान रहें, क्योंकि लोग आपको कई बार बेवकूफ भी बना जाएंगे, ऐसा भी कुंडली में दिखाई दे रहा है। ऋण मुक्ति का योग इस कुंडली में लगा हुआ है। ये कुंडली कभी भी ऋण में नहीं रहेगी। अपनी समस्त जिम्मेदारियों का व्यक्ति संपूर्ण तरीके से निर्वहन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
विभिन्न वर्ग के आधार पर अगर मैं त्रिशांसा चक्र देखता हूं तो चतुर्थ भाव कमजोर है, नींद पक्ष इस कुंडली का कमजोर है, कंसंट्रेशन कमजोर है, माता को भी कई बार स्वास्थ्य की परेशानी दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में पंचम भाव पेट पक्ष कमजोर है, इस वजह से पेट में कुछ भी बाहर का ना डालें, वो नुकसान करेगा, जहर के समान है। भवन भूमि वाहन से संबंधित चीजों में मंगल की सहायता मिलेगी, सूर्य शनि सहायता करेंगे, शुक्र और चंद्रमा भी सहायता करेंगे, जबकि बुध, राहु, केतु और गुरु कई बार उस दशा काल में कमजोर परिणाम दे सकते हैं भवन भूमि वाहन से संबंधित निर्णय में, मतलब खरीदने बेचने में। भाग्य का बल और भी ज्यादा बलवान होगा गुरु की दशा में, शुक्र की दशा में, मंगल की दशा में, चंद्रमा की दशा में। कई बार बुध, केतु, राहु और शनि और सूर्य ये भाग्य में या अपनी दशा काल में भाग्य का साथ सहयोग कम मिले, ऐसा दिखाई दे रहा है। माता और पिता में से पिता पक्ष ज्यादा कमजोर है, मातृपक्ष फिर भी ठीक है, माता के पास भले बीमारी रहेगी लेकिन आयु अच्छी है। होरा चक्र के आधार पर शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा और मंगल अपनी दशा काल में मानसिक शांति देंगे और धन देंगे। ये कुंडली बैठकर धन कमा सकती है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि अपनी दशा काल में शनि, सूर्य, गुरु और बुध ये बहुत मेहनत करा करके और थोड़े बहुत डिप्रेशन के साथ व्यक्ति को परिणाम देते हैं। कई बार जो व्यक्ति को मन अशांत हुआ वो सूर्य शनि के कारण हुआ, गुरु राहु के कारण। व्यक्ति का जो सकारात्मक पक्ष था वो कमजोर था, इस वजह से उसमें कई बार व्यक्ति को संशयों से युक्त होते हुए भी देखा गया है। इतनी सारी बातें हैं। अब मैं एक बात और भी कहता हूं, कुंडली का जो सप्तमांसा चक्र बना है उसमें संतति के प्राप्त होने के बाद संतति के योग जैसे जीवन में होंगे, जैसे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी, वैसे व्यक्ति का नाम और यश और बढ़ेगा और आयु की वृद्धि के योग भी बनेंगे, मतलब संतति आयु दाता होगी। उसके बाद क्या कहा कि कुंडली में कमजोर ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होना है, पर पितरों की पूजा और देवी मैया की पूजा इस कुंडली में निरंतर करने की आवश्यकता होगी। जीवन पर्यंत अगर कोई रत्न इस कुंडली में बनेगा तो वो बनेगा बुद्ध का रत्न पन्ना। आप चाहें तो ये भी धारण कर सकते हैं, या तो फिर आपकी कुंडली में चूंकि गुरु का पक्ष सब जगह बलवान है, यहाँ भी और यहाँ भी, भले वो लग्न कुंडली में राहु के साथ है लेकिन नवमांश कुंडली में फिर से वापस अच्छे हो रहे हैं या केतु के संपर्क में आकर के उतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंह लग्न की कुंडली के लिए हो जाते हैं। यहाँ वो मारक जरूर बन रहे थे, यहाँ भी वो मारक सप्तम भाव के आधार पर बनेंगे, लेकिन कम से कम वो इस कुंडली के लिए बाधक तो नहीं है, इस कुंडली के लिए वो बाधक बन रहे थे। इस वजह से हम गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं। वर्तमान में जो दशा चल रही है उस आधार पर बुद्ध का रत्न, और जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके आधार पर बुद्ध का रत्न पन्ना कुंडली को सर्वोच्च सफलता दे जाएगी। क्लियर है? अंक इस कुंडली में 4 बहुत अच्छा है, 5 भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा अंक साबित होगा। ये दोनों आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। रंग इस कुंडली में हरा, पीला, गेरुआ, लाल और सफेद बहुत अच्छे रहेंगे। इतनी सारी बातें। गणेश चतुर्थी का व्रत इस कुंडली को बहुत आगे लेके जाएगा। नियमित दिनचर्या आपको ही पालन करना होगा, वो तो मैं करूंगा नहीं। सूर्य को अर्घ आपको ही देना होगा, वो तो मैं करूंगा नहीं। माता और पिता में से अगर माता का प्रभाव है तो उनकी बात को सुने, उनकी बातों को अमल करें, उनके कार्य में हाथ बटाएं, धीरे धीरे आप स्वतः रूटीन पे आ जाएंगे। याद रखिए, आपको शुक्र ने मारा है मंगल और केतु के कारण। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से किसी अन्य कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।